सब कुछ पाकर भी हासिल ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। धर्मेंद्र साहब के शेर की इन दो लाइनों में कितना बड़ा दर्शन है। आज हमारे साथ सिर्फ उनकी यादें हैं। मैं कहूँगा पल पल हर पल वो हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं। कलम कथा में आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए मेरे प्रिय मित्र महेश खांडेकर जी ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। भारतीय सिने जगत के महान अभिनेता धर्म जी का निधन उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए अपूर्ण क्षति है। वास्तव में धर्म जी आम जनता के हीरो थे। वो कभी किसी स्टार सुपरस्टार की रेस में नहीं रहे, वरन वो सच्चे अर्थों में जनता के हीरो थे। उनकी महान शख्सियत का अंदाज़ा उन्हीं के एक शेर से लगाया जा सकता है कि यदि कोई मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है तो मैं अपना हाथ आगे बढ़ा देता हूँ, और यदि कोई अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो मैं उसे सीने से लगा लेता हूँ, और कोई मुझे अगर सीने से लगाता है तो मैं उसे दिल में बसा लेता हूँ। तो इससे महान अभिनेता बार बार इस धरती पर जन्म नहीं लेते। मैं उन्हें याद करते हुए उनकी फिल्म चरस का कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ कि दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना ये पागल प्रेमी बोले कि आजा धर्म जी आपकी याद आई। धर्म जी को विनम्र श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। सिसोदिया साहब, ये थे हमारे प्रिय मित्र महेश भाई। धर्मेंद्र को याद कर रहे थे। आजा तेरी याद आई। एक छोटे से गांव का एक होनहार कलाकार। धर्मेंद्र साहब को हम एक कलाकार बोले तो कलाकार एक ऐसा कलाकार जो पूरी तरह से कला के साथ जुड़ा हुआ था। न वो सिर्फ एक्टिंग के लिए याद किए जाते हैं, वो बहुत अच्छी शायरी के लिए भी याद किए जाते हैं। सिसोदिया साहब, मैं आज धर्मेंद्र साहब को याद करते हुए आपके माध्यम से उनकी वो चीज़ें जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ जो बहुत ही कम चर्चा में आई हैं। साथ ही हम उनकी जो बहुत चर्चित फिल्में हैं उनको भी याद करेंगे। तो मैं पहले ये बात शुरू करता हूँ जब वो फिल्म फेयर के लिए सिलेक्ट हुए थे। जी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि धर्म जी एक पंजाब के पिंड के थे, सोनेवाल के थे, और वो हमेशा उस गांव के आदमी बने रहे। वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक पिंड का, एक गांव का, एक देहाती आदमी हूँ, और लेकिन एक खूबसूरत अभिनेता जिसे ग्रीक गॉड भी कहा गया, हीमैन भी कहा गया और गरम धर्म भी। लेकिन इन सब उपाधियों के या एडजेक्टिव के वो मोहताज नहीं थे। वो हमेशा अपने आप को एक साधारण और सच्चा इंसान मानते थे। जो दिल में था वही ज़बान पे था, और उनकी फिल्म का पहली फिल्म का टाइटल ही था दिल भी तेरा और हम भी तेरे। और ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा सब धर्म जी के हो गए थे। दिल भी तेरा और हम भी तेरे। और ये सफ़र 65 साल चला और बहुत सुहाना सफ़र था और अच्छा सफ़र था। और ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि कलाकार नहीं मरते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। धर्म साहब हमारे साथ हमेशा फिल्मों के साथ हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। मैं इस सफ़र को शुरू करूं
तो मैं याद करता हूँ कि वो 1962 का सन, जब बंदनी पिक्चर से धर्म साहब ने अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू करी। शायद 63 में आई थी बंदनी। जी हाँ। तो बंदनी एक्चुअली फिल्म फेयर हंट एक हुआ था 58 में करीब, 1958 के करीब। तो उसमें वो सिलेक्ट हुए थे। फिल्म फेयर ने कॉन्टेस्ट रखा था टैलेंट हंट का, और उसमें धर्मेंद्र सिलेक्ट हुए थे, और उसी के तहत उनको बेमंदा ने साइन किया था। लेकिन ये फिल्म साइन तो पहले हो गई थी, लेकिन इसके बनने में देर हो गई, और इस दौरान धर्म जी का संघर्ष काफ़ी रहा, क्योंकि वो कोई ऐसे धन्ना सेठ के बच्चे तो थे नहीं, एक शिक्षक के बेटे थे, और उनकी माँ एक साधारण सी गृहिणी थी। तो जैसे तैसे उन्होंने ये वक्त गुजारा, और बंदनी वाकई में उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि विमल रॉय से मुलाकात होती है उनकी, और इसी फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी से भी उनकी मुलाकात होती है, जो कि बाद में उनकी फिल्मोग्राफी में बड़े मील के पत्थर साबित हुए। सत्यकाम और चुपके आगे बात करेंगे हम। तो बंदनी तो वैसे टाइटल से हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी, और 60s में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में ही बन रही थी। नूतन, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नंदा, ये सभी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बनती थी, और धर्म जी या मनोज जी जैसे नए कलाकार थे, उनको इसमें मौका मिलता था। लेकिन उसमें जो भी मौका मिला, एक सर हृदय जेलर का उनको रोल मिला, उसको बखूबी निभाया, और उनका सफर इस तरह आगे बढ़ा। और भी उस वक्त महत्वपूर्ण फिल्में थी, जो हकीकत और अनपढ़। मैं हकीकत के बारे में ही आपसे जानना चाह रहा था। हकीकत और अनपढ़, ये दो फिल्में हैं जो एक धर्म जी को एक अलग तरह से पर्दे पर लेकर आती हैं। अगेन जो बंदी अपना ये अनपढ़ का नाम लिया आपने, तो इसमें ये माला सिन्हा की मतलब लीड थी, और हीरोइन ओरिएंटेड ही फिल्म थी। जी हाँ। और उसमें मदन मोहन का संगीत था, और खूबसूरत जो गाना था, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। लता जी जब इस गीत को रिकॉर्ड कर रही थी, जब धर्म जी को मालूम हुआ, तो अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी उन्होंने कि लता जी मेरे लिए गाना गाएंगी। अरे वाह। और लता जी ने जब उनसे मिली रिकॉर्डिंग के दौरान, तो उनको बधाई दी और कहा कि आप खूब आगे बढ़ेंगे। धर्म जी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया, कि बहुत शाय फीलिंग आदमी थे, बहुत शर्मीले आदमी थे, और वो शर्मिलापन तो उनका पर्दे पर भी झलकता है। और हकीकत एक वॉर फिल्म थी 1962 के, जो चाइना वॉर हुआ था उसमें, तो एक खूबसूरत फिल्म थी। उसमें भी मदन मोहन का ही संगीत था, और चेतन आनंद का डायरेक्शन था। तो उसमें फौजी का उनका रोल था, जो कि काफ़ी बखूबी निभाया। तो ये तीनों फिल्म काफ़ी महत्वपूर्ण है उनकी फिल्मोग्राफी में। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं। धर्म साहब एक फौजी का रोल निभाते हैं, और उसी के बाद एक सुपरहिट फिल्म देते हैं, आई मिलन की बेला। कितना डाइवर्सिफिकेशन है। आई मिलन की बेला में एक्चुअली लीड पे रायन कुमार और सायरा बानू थे, और इनका ग्रे शेड वाला कैरेक्टर था। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ इस फिल्म में, ग्रे शेड वाला कैरेक्टर होने के बाद भी दर्शकों को खूब प्यार मिला और तालियां बजी। और उन्होंने उस फिल्म में जो उन्होंने टी शर्ट पहने थे, वो काफ़ी चर्चित हुए और फैशन ट्रेंड बने, और वो लगते उस फिल्म में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हॉलीवुड का स्टार है। तो स्क्रीन प्रेजेंस उनका बेहतरीन था। और एक और फिल्म आती है उसके बाद, फूल और पत्थर, जिसमें मीना कुमारी के साथ पेयरिंग करते हैं। और फूल और पत्थर बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। फिल्म तो वैसे कोई खास नहीं है, लेकिन काफ़ी गोल्डन जुबली और हिट रही थी। तो फूल और पत्थर में एक सीन में वो शर्ट उतारते हैं। अच्छा। और धर्म जी का कहना था कि उसके बाद हर तीसरी फिल्म में उनसे शर्ट उतरवाए जाते थे, कहानी की मांग हो या ना हो। तो इतना शानदार फिजिक किसी एक्टर का न पहले था और न बाद में आया। और धर्म जी वाकई में उसमें ग्रीक गॉड लग रहे थे, हीमैन लग रहे थे। हीमैन की जो छवि आगे बढ़ती है, तो उसकी शुरुआत इस फिल्म से होती है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फिल्म आती है, आंखें, रामानंद सागर की। तो उसमें अगेन माला सिन्हा के साथ उनकी पेयरिंग होती है, और ये एक जेम्स बॉन्ड नुमा फिल्म थी, और भारत की पहली जेम्स बॉन्ड नुमा फिल्म थी। और इसमें साहिर के गीत थे, मिलती है
जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और गैरों पे करम अपनों पे सितम, तो ऐसे खूबसूरत गीत थे। और ये फिल्म काफ़ी उनको एक सुपर पॉप के रूप में स्थापित कर गई। आगे भी इस तरह के रोल कई किए। ये सुपर हिट फिल्म थी। एक ग्रीक गॉड, साथ ही में आप बोल रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड, क्या अद्भुत प्रतिभा है उनकी। ये ग्रीक गॉड जेम्स बॉन्ड आगे बढ़ता है और गुड्डी फिल्म करता है। हाँ, गुड्डी फिल्म करता है, साथ ही में वो सत्यकाम के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों में कितना अंतर है इन दोनों की फिल्म में, उस कैरेक्टर रोल में उनकी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बंदनी के वक्त उनका परिचय ऋषिकेश मुखर्जी से होता है तो वो आगे बढ़ता है और अनुपमा आती है इनकी शर्मिला के साथ, तो उसमें एक गरीब लेखक का रोल किया था, उसमें भी काफ़ी जमे थे वो। उनका एक गाना था, या दिल की सुनो दुनिया वालों या मुझको भी चुप रहने दो। तो यही जो जर्नी है आगे बढ़ती है और सत्यकाम के रूप में आती है। तो सत्यकाम भारतीय सिनेमा का मील का पत्थर फिल्म है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मोग्राफी में भी और धर्म जी की फिल्मोग्राफी में भी। धर्म जी ने एक ऐसे ग्रेजुएट इंजीनियर का रोल किया था जो कि 50s और 60s में नेहरू युग जो था, तो देश के युवाओं की, पढ़े लिखे युवाओं की इच्छा थी कि वो देश के लिए कुछ करे। तो एक ऐसा ग्रेजुएट इंजीनियर का रोल किया था जो कि ईमानदार है, काम के प्रति समर्पित है और देश के प्रति उसके मन में एक जज्बा है। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है तो हीरो टूटता है, उसकी नौकरियां छूटती है और तो भी वो दृढ़ बना रहता है, जैसे धर्म जी का चरित्र था। और ये बहुत ही अंडर प्ले किया हुआ है। इस फिल्म की एक खासियत ये है कि इसमें कहीं धर्म जी बिल्कुल लाउड नहीं हुए और बिल्कुल किरदार के साथ रहे। और ये एक दुर्भाग्य है भारतीय फिल्म इतिहास का कि ये फिल्म फ्लॉप रही, जबकि इसमें कई बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे, जैसे शर्मिला टैगोर उनकी हीरोइन थी, संजीव कुमार को एक्टर थे और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे राइटर ने इसमें डायलॉग लिखे थे, कैफे आजमी ने गीत लिखे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। बावजूद इसके कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पिट जाती है। लेकिन ये फिल्म मैं मानता हूँ कि मील का पत्थर इसलिए है कि धर्म जी की जो एक्टिंग है आपको देखने को मिलेगी, इसमें एक मनोभाव, जो छोटे छोटे मनोभाव है उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है कि एक इंजीनियर जब रहता है और वो एक लड़की को बचा नहीं पाता है लेकिन उससे प्यार करता है, और उसका जो मास्टर रहता है, जो गार्जियन रहता है लड़की का, उसको एक राजकुमार के यहाँ बेच देता है। उनका जो साथी कर्मी रहता है वो उनको बहुत लानत मलानत देता है और तब उनका ज़मीर जागता है और उसको बचाने जाते, बचा तो नहीं पाते, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। लेकिन वो अपने आदर्श के कारण उसी लड़की से शादी करते हैं और वो लड़की भी उनका साथ देती है, लेकिन वो कभी दाम्पत्य जीवन उनका नहीं रहता है। तो इसमें आप देखिए कि पूरा डिटेल है कि आदमी के पास आदर्श भी है और वैल्यूज भी हैं, लेकिन उसकी कंडीशनिंग भी है। तो ये कैरेक्टर आपको पूरा ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप नहीं, उसमें ये भी शेड है। तो धर्म जी ने बखूबी निभाया। संजीव कुमार जैसे अभिनेता होने के बावजूद भी वो कहीं डिगे नहीं, वो दृढ़ता उनके अंदर दिखी है। एक अच्छा एक्टर जो है कैसा होता है, उसका परफॉर्मेंस देखना है तो सत्यकाम को जरूर देखना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा गुड्डी, तो गुड्डी तो मैं ये कहूँगा कि कोई लिखा नहीं गया रोल है, वो जो धर्मजीत जैसे थे वैसा ही पेश किया है। लीड में वापस जया उनका डेब्यू फिल्म थी, लेकिन धर्मजी एज ए स्टार उनका रोल था। तो जैसे वो बाहर से बॉडी से दिखते हैं सख्त, लेकिन दिल से कितने नरम है, तो ये फिल्म गुड्डी में प्रदर्शित होगा। और छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से ऋषिदार बखूबी उनको बताया कि कितने सहृदय व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं, कितने आम हैं। एक सहृदय व्यक्ति जो सत्यकाम में अपना बहुत अच्छा पर्दे पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा सहृदय व्यक्ति एक्शन फिल्मों में आता है। इसके पहले मैं इसी बात को कंटिन्यू करूं, ऋषिदा के साथ जो एसोसिएशन था, हाँ जी। एक फिल्म आती है चुपके चुपके, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। मैं अभी कल टीवी पे शर्मिला जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बोलती है कि जब भी वो फिल्म देखती है तो अपने आप को लो फील करती है
कि धर्म जी को इस फिल्म के लिए अवार्ड क्यों नहीं मिला। तो चुपके चुपके एक कॉमिक फिल्म लगती है, कॉमेडी फिल्म लगती है, लेकिन उसी फिल्म में धर्म जी के कई शेड हैं। वो बॉटनी के प्रोफेसर भी बने हुए हैं, और एक जरूरत पड़ती तो एक चौकीदार को गांव में छुट्टी पे जाना था तो चौकीदार भी बन जाते हैं। और वो जब शर्मिला टैगोर अपने जीजा जी की तारीफ करती फिल्म में उस किरदार की, तो उनको थोड़ी सी जेलसी होती है और वो सोचते हैं कि मैं मतलब इनके जीजा जी की परीक्षा लेता हूँ, और वो ड्राइवर बन के जाते हैं उनके घर में और रहते हैं। और उनके जो डायलॉग है शुद्ध हिंदी में उन्होंने, जैसे पंजाबी धर्म जी का एक्सेंट पंजाबी था थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसमें देखिए विशुद्ध हिंदी बोली है। इलाहाबाद का एक ड्राइवर के रूप में वो उनके शर्मिला टैगोर के नायिका के जीजा जी के घर में जाते हैं और ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। और जो कॉमेडी वो उन्होंने रची है, शर्मिला ने, धर्मेंद्र ने, ओम प्रकाश ने, अमिताभ ने, जया ने, सबने बिल्कुल धमाल किया हुआ है। तो ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए, इसकी बारीकी आपको समझ में आएगी। एक चौकीदार का रोल, एक प्रोफेसर का रोल, और फिर एक ड्राइवर का रोल। तो ये 3 शेड उन्होंने दिए हैं। तो मैं कहूँगा अपने आप में 3 रोल है एक ही फिल्म में। और अगर कलाकार अच्छा नहीं है, जैसे कि क्रिटिक्स उनके बारे में बड़े मतलब उदार नहीं रहे, वो उनको एक एवरेज एक्टर मानते हैं, लेकिन एवरेज एक्टर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकता। और कॉमेडी की जो उनकी टाइमिंग है उसके क्या कहने, वो तो बाद में हम बात करेंगे शोले पे भी, लेकिन मैं उनके एक्टिंग की जो स्किल है, जो क्राफ्टमैनशिप है, उसके बारे में कि देखने के लिए चुपके और सत्यकाम तो जरूर देखना चाहिए। और गुड्डी, मतलब मैं कहूँगा ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका बेस्ट लिया है, परफॉर्मेंस लिए है। डायरेक्टर अच्छा हो तो एक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर देता है, वैसे भी शानदार एक्टर। अब एक उदार हृदय व्यक्ति एक्शन फिल्म में आता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, और अगर मैं उनकी एक्शन फिल्मों के लिए जाऊं, कुछ बातें करें, तो शोले से हम कभी भी चूक नहीं सकते। धर्मेंद्र साहब और शोले एक बहुत पर्याय हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले मेरा गांव मेरा देश की बात करना चाहूंगा। एक्शन हीरो की जो शुरुआत हुई है असल में मेरा गांव मेरा देश से हुई है। राज खोसला की फिल्म थी, और उसकी भी कहानी मोर एंड लेस शोले जैसी थी। मतलब शोले के पहले की फिल्म है कि जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इनको बुलाता है और एक गुंडे रहते हैं, और तो उनको गांव की डाकुओं से रक्षा करने के लिए बुलाता है। तो उसमें इनका ये रोल था। उस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और म्यूजिक था, बड़ा शानदार रहा। आनंद बख्शी के जो गीत थे बहुत हिट थे। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उनके साथ विनोद खन्ना रहते हैं और आशा पारिक थी, लक्ष्मी छाया। तो काफ़ी मशहूर फिल्म है, और ये ऐसी फिल्म है कि इसकी री रिलीज कई बार हुई है। जब भी कोई फिल्म नहीं है वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, बिहार या कहीं पे भी, तो मेरा गांव मेरा देश लगा दी जाती थी, और हमेशा इसने अच्छे कलेक्शन की। गोल्डन जुबली फिल्म थी। तो ये एक्शन हीरो के रूप में स्थापित करती धर्म जी को, और इसके बाद कई एक्शन फिल्में आती है, और इसके बीच में एक फिल्म आती है, महत्वपूर्ण फिल्म है, छोटा सा रोल था, सीता और गीता, जिसमें उनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी। सीता और गीता को हम जब याद करते हैं तो हमारे जहन में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ही आते हैं, जबकि संजीव कुमार भी थे, एक शानदार एक्टर, अच्छा बोलता उनका, लेकिन याद हमें धर्म जी ही रहते हैं। धर्म जी हमेशा याद रहेंगे। शोले फिल्म ऐसी है जिसके ऊपर हम कितने भी घंटे बातें करें कभी खत्म नहीं हो सकती। शोले भी एक ऐसी फिल्म है कि मेरे ख्याल से कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि उसमें भी 2 शेड है, एक कॉमिक है और एक्शन वाला है, दोनों शानदार निभाए। और वो जब वो पानी की टंकी पे चढ़कर बोलते हैं मौसी जी, जैसा जावेद साहब ने बताया कि उन्होंने केवल मौसी लिखा था, और जी जो वैल्यू एडिशन है वो धर्म जी का था, और जिस स्टाइल से और जिस अंदाज से बोला था वो लाजवाब है। वो कॉमेडी क्रिएट करता है, और थिएटर में लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। और आज भी कोई भी आशिक
अगर अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है तो किसी खंबे पे चढ़ जाता है या किसी पानी की टंकी पे चढ़ जाता है। तो ये धर्म जी का इफेक्ट है, वो तो हमेशा रहेगा। वो वीरू, वो गबरू जवान, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, था और रहेगा। धर्मेंद्र साहब और हेमा मालिनी एक ऐसी जोड़ी जो भारतीय फिल्म में यादगार जोड़ी के रूप में बनी रही, या यूं कहना चाहिए कि हीरो हीरोइन की जोड़ी अगर कोई पहचानी जाती है तो वो हेमा मालिनी धर्मेंद्र साहब। जी बहुत है। इन्होंने कुछ 19 या 20 फिल्म मतलब सुपर हिट दी। 5-6 फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई, 20-25 फिल्में करी शायद, तो 18 या 19 फिल्में इन्होंने सुपर हिट दी है। और जैसे राज कपूर और नरगिस की जोड़ी थी तो वो तो है, लेकिन धर्म और हेमा जी की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा हिट फिल्म दी, जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। और इस बात की भी चर्चा नहीं होती कि राजेश खन्ना की जो आंधी आई थी उसमें सारे पुराने स्टार ताराशाही हो गए थे। एक धर्म जी थे और एक देव साहब थे, 2 बचे रहे जो लगातार पर्दे पर अपनी एक छाप बनाए रखे रहे। देवानंद इसमें खुद फिल्म बनाते थे। बाकी धर्म जी को तो हमेशा काम की कभी कमी नहीं रही, आज तक भी। और एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि अभी दिसंबर में ही शायद उनकी एक फिल्म और रिलीज होने वाली 21 अगस्त नंदा के साथ, जो अमिताभ के नाती है। तो आप सोचिए कि उनका सफर 65 साल का और अभी भी जारी है। तो इस तरह से कलाकार अपनी कला के माध्यम से जिंदा रहते हैं। प्रतिज्ञा, चरस, इन फिल्मों पे आप किस तरह से टिप्पणी करेंगे? प्रतिज्ञा अगेन एक कॉमिक टाइमिंग उनका बहुत शानदार था, और उसमें जो गाना मैं जटी अमला पगला दीवाना, तो उनके जो इसी गाने को देखते हुए मैंने आपसे ये बात रखी कि इस फिल्म के बारे में आप बताएं, क्योंकि ये गाना आज भी ऐसा है कि युवा भी कहीं ना कहीं इसको गाते हैं, थिरकते हैं। जी, ये रफ़ी साहब ने गाया था, और रफ़ी साहब की आवाज़ या किशोरदा की आवाज़, मुकेश की आवाज़, सारी आवाज़ उनके ऊपर जमती थी। तो ये गाना बड़ा शानदार था। और वो जो डांस करते हैं, धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनको डांस नहीं आता था। और वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक गाना आपको याद हो, फिल्म में मुझे याद नहीं आ रही, रेखा के साथ राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, तो उसमें एक स्टेप किया, तो डायरेक्टर ने कहा कि आपने वो जो स्टेप किया था उसको रिपीट कर दे। तो धर्म जी ने बोला मैं रिपीट नहीं कर सकता, कुछ अलग कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद के स्टेप्स भी रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो ये उनकी कमजोरी थी, लेकिन वो अपनी कमजोरी को भी छुपाया नहीं। तो यही उनके किरदार की खूबसूरती थी, मुझे और वो पर्दे पर डिस्प्ले होती है। मुझे याद आता है एक इंटरव्यू में धर्म साहब कहते हैं कि हमेशा वो बताते हैं कि मेरी सफलता का राज ये रहा कि मैंने अपनी जो खूबियां हैं उनमें कमी निकाली, और कहने का मतलब ये है कि और बेहतर करने का उन्होंने प्रयास किया, और इसीलिए वो सफल कलाकार बन सके। अब मैं अगर आपसे बात करूं इस सफल कलाकार को लेकर, तो आप आगे की जो फिल्म है जैसे चरस है, धर्मवीर है, इससे आगे कैसे बढ़ते हैं? देखिए, धर्म जी को एक कलाकार के रूप में पहचान हमेशा चाहिए थी। एक सच्चे कलाकार को तो यही रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो इसीलिए बिमल दा को अपना गुरु मानते हैं। ऋषि दा के साथ उनका एसोसिएशन रहा, और राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन वो केवल इसीलिए करने गए थे कि राज जी के साथ उनके निर्देशन में कुछ काम सीखने को मिले। वो हमेशा सीखना चाहते थे। लेकिन जो हमारे बड़े दूसरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कभी उनको उस तरह का मौका नहीं दिया। धर्म जी को मौका हमेशा जनता ने दिया है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं दिया, क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा बनी रही। और इसी कारण उन्होंने कई फिल्में काम की, और 70s में तो ये हालत थी कि 20-20 घंटे काम किया उन्होंने, कई बार 24 घंटे या सेट पे सोए हैं। तो ये जो फिल्में आपका प्रश्न मुझे फिर से बता दीजिए, क्या कहा था आपने?
चरस और धर्मवीर फिल्म। धर्मवीर और चरस, ये दो फिल्में बहुत उनकी लोकप्रिय फिल्में हैं। और आप जो देखेंगे फिल्म उनकी धर्मवीर, तो मनमोहन देसाई की है। अब मनमोहन देसाई तो अपनी मनोरंजक फिल्मों के लिए मशहूर थे, पहचाने जाते हैं। और वो कलाकार को चाहे जैसे कपड़े पहना देते थे। धर्म जी के जो आप कपड़े देखेंगे, जो उन्होंने पहना है कॉस्ट्यूम, तो रोमन एक उस तरह के सोल्जर टाइप का या कुछ उस टाइप का पहना है, जो कि भारतीय परिवेश में फिट नहीं बैठता। लेकिन धर्म जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो कन्विंसिंग लगता है, और उसमें भी कॉमिक टाइमिंग उनका अच्छा था। और रफ़ी साहब के उनके गाने थे कि मैं मर जाऊंगा मेरी याद आएगी, ऐसे कुछ कुछ मुझे एकदम गाना याद नहीं आ रहा, तो वो एक अच्छा मशहूर उनका गाना था। तो और सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी जितेंद्र के साथ धर्मवीर की जोड़ी। तो धर्म जी का एक था कि उनमें कोई ईगो नहीं था, और वो सभी के साथ काम करने के तैयार थे। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मतलब मल्टी स्टारर फिल्मों में धर्म जी ने काम किया। और जो चरस थी, अगेन वो रामानंद सागर की फिल्म थी, और यूरोप में शूटिंग थी। और जैसा कि एक अधिकारी ने वो अभी गाना फिल्म सुनाया था कि आजा तेरी याद आई, हाँ, तो वो रफ़ी साहब का और लता जी का गाना था, तो और हेमा जी की जोड़ी थी उनकी, तो उसमें किशोर दा ने भी गाए थे। और बहुत खूबसूरत फिल्म थी रामानंद सागर की, काफ़ी हिट थी। लेकिन वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी उनके हेमा मालिनी के साथ जुगनू और इस टाइप की फिल्में लगातार कंटिन्यूस आती रही। और अमिताभ भी मतलब जंजीर के बाद उनके करियर में उछाल आया था, तो वो आंधी भी इन्होंने झेली। और अमिताभ का रिकमेंड शोले में धर्म जी ने ही किया था। अच्छा, सलीम जावेद तो चाहते ही थे, लेकिन बैकअप धर्म जी बड़े स्टार थे उस वक्त, तो उनकी सुनी गई। अब एक किस्सा जो बहुत मशहूर है धर्म साहब को लेकर, पिंजरे में से शेर बाहर निकलता है। जी, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, करता हुए फिल्म का है ऐसा, जैसा मैगजीनों में छपा था कि एक पैंथर था शायद, तो पिंजरे में से जैसे ही निकला तो उसने अटैक कर दिया, तो धर्म पूरी जो यूनिट थी तितर बितर हो गई, और उसकी गर्दन से धर्म जी ने उसको पकड़ लिया था, ऐसा बताते हैं। तो अगर ये कितना सच है और क्या है गॉसिप है क्या पता नहीं, लेकिन धर्म जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि इस तरह की अगर कोई स्टोरी रही भी नहीं भी होगा, सच नहीं होगा, तो भी मान ली जाएगी, क्योंकि वो उस तरह के उनका शरीर सौष्ठव और उनकी बॉडी इस तरह की थी। और वो जब बिजी भी थे तो 2-2 घंटे वर्कआउट करते थे, रात को मतलब 3 बजे भी सोए हैं तो 4 बजे उठ के और 2 घंटे वर्कआउट करके ही वो सेट पे जाते थे। तो आज जो फिटनेस का जो जुनून है लोगों को, वो बरसों पुराना है। और उसके फिटनेस के, मैं फिटनेस गुरु तो मैं धर्म जी को ही मानता हूँ। उनके बाद भी कई लोग आए हैं, और जैसे सलमान खान को बोला जाता है कि धर्म जी के सक्सेसर के रूप में बोला जाता है कि उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और धर्म जी भी काफ़ी उदार थे, वो बोलते हैं कि सनी और बॉबी के अलावा मेरा तीसरा बेटा सलमान है। क्या बात, तो ये इतने उदार है। हालांकि धर्म जी जितनी सुंदर था तो ना तो आपने पहले देखी ना उनके दौरान कोई आया, बात का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मुझे याद आता है कि दिलीप कुमार साहब ने जब पहली बार धर्म जी को देखा तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मुझे इतना खूबसूरत क्यों न बनाया। एक्चुअली ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है धर्म जी के बारे में, क्योंकि धर्म जी जब गांव में थे तो कस्बों के छोटे थिएटर में जाके दिलीप साहब की पिक्चर देखते थे, शहीद और वो जैसी। हाँ। और वो देख के उनको एक ख्याल आया कि मुझे भी कभी पर्दे पे होना चाहिए। और ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि धर्म जी मतलब फिल्मों में आते हैं फिल्म फेयर टैलेंट हंट से, और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के कई नॉमिनेशन उनको बाद में मिले। और वो मजाक में कहते थे कि मैंने कई बार सूट सिलवाए लेकिन अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया। तो जब अवार्ड दे रहे थे तो धर्म जी जाने के इच्छुक नहीं थे फंक्शन में। जब उनको कहा गया कि दिलीप कुमार आपको ये अवार्ड देंगे, उनके हाथों से दिया जाएगा, दौड़ते हुए चले गए। धर्म जी ने बोला मैं केवल दिलीप कुमार के हाथ से अवार्ड लेना है, फिल्म फेयर लेने नहीं आया। क्या? तो ये ठीक है। और
उनकी जो खूबसूरती थी उसकी कायल तो सभी थे, बच्चे बूढ़े जवान। आप देखिए, अब धर्मेंद्र जी का नाम आता तो तस्वुर में आता है कि एक प्रेमी, एक बड़ा भाई, एक रक्षक, एक औलाद की तरह खड़ा हो जाएगा हमारे आगे। तो दिलीप कुमार तो उनकी खूबसूरती के बहुत कायल, वो बोलते थे कि ये तो मेरा भाई है, छोटा भाई है। और एक वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर हो सके तो आप उसकी लिंक दीजिएगा, कि जिसमें दिलीप कुमार बोल रहे हैं कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रूम में आ गई है, उजाला इस उनके घर पे जब वो गए वो उजाला हो जाता है। तो धर्मेंद्र जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि अगर किसी रूम में एंटर हुए तो सब लोग उन्हीं को देखेंगे, एक विशेष आकर्षण। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो एक खूबसूरत जेनेटिक था, लेकिन ये बहुत गलतफहमी है। वो खूबसूरती तो उनके जो चेहरे की खूबसूरती तो जेनेटिक थी, लेकिन उसके शरीर को इतने साल तक मेंटेन रखना और उस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी दंड बैठक लगाई है, ये उसका प्रचार प्रसार नहीं किया है। तो लोगों को लगता है कि ये तो बस नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत, बहुत पसीना बहाया है उन्होंने, और तब इस तरह का शरीर बना और वो फिट रहे और आखिरी तक वो लड़ते रहे, अस्पताल में भी उस मौत से लड़ते रहे। लेकिन विधि के विधान को कौन रोक सकता है। आपने एकदम ठीक कहा, वो हमेशा अपने आप को मेंटेन रखते थे। ये इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी इतना सब कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत अनुशासन चाहिए। इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही अनुशासित जीवन जीते रहे। और मैं अब बातों को फिर फिल्म की तरफ ले चलता हूँ, और एक शालीमार फिल्म है जो कि कुछ भारतीय फिल्म में विशेष बिल्कुल हट के फिल्म आई थी। वहाँ धर्म साहब के रोल पे आप किस तरह से देखते हैं शालीमार में और धर्म साहब को? शालीमार फिल्म एक पहली क्रॉसओवर फिल्म थी, इंडो अमेरिकन फिल्म, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनी थी, और वो ज़्यादा सफल नहीं हुई। उसके जो गाने कुछ थे, 1 2 चा, और जैसे किशोर दा का गाना हम बेवफा हरगिज़ न थे, वो काफ़ी मशहूर हुआ। तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, अमेरिकन आर्टिस्ट के साथ भी उन्होंने काम किया और बखूबी किया, अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया। और फिल्म तो फ्लॉप थी, उतना उसको वो महत्व नहीं मिला। लेकिन धर्म जी की जर्नी वहाँ पे रुकी नहीं और आगे भी चलती रही। और मतलब 90s में भी फिल्में आई हैं, हुकूमत जिस टाइप की, या गुलामी, या तहलका, इस टाइप की फिल्म से वो उनका बॉक्स ऑफिस का जो रुतबा है वो बना रहा। और उनकी दरियादिली के तो ये किस्से हैं कि कई फिल्मों में उन्होंने कैमियो या गेस्ट अपीयरेंस दिया और एक भी पैसा नहीं लिया, बल्कि कई बार छोटे छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो उन्होंने मदद करी है और खुद होके पूछा कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ मैं एक बात रखूंगा विमल दा के बारे में। जब उनका अचानक देहांत होता है और फिल्म का पैसा और ये सब कुछ रह जाता है, बाजार में देनेदारी कुछ बाकी रह जाती है, धर्म साहब अपना एक बैग भर कर लेके जाते हैं और उनकी पत्नी को देते हैं कि आप इससे पूरा करिए जो भी है। इस तरह के भी कुछ किस्से सुनने में आए हैं। हाँ, विमल राय की देहांत शायद 64 में हो गया था। जी हाँ। लेकिन उनका जो विमल राय प्रोडक्शंस था, तो उसके तहत उनकी जो पत्नी थी विमल दा की, तो वो एक फिल्म बना रही थी 74 या कुछ बात है, तब बहुत साल बाद। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका डायरेक्शन किया था, चैताली करके। तो उसमें उनके अपोजिट सायरा बानो थी और असरानी ने नेगेटिव किरदार किया था। तो उस फिल्म के पूरा बनने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, पैसों की कमी थी, क्योंकि उस तरह से उनकी पत्नी तो हैंडल नहीं कर सकती थी। तो धर्म जी उनकी मदद के लिए आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि विमल दा तो मेरे गुरु हैं, तो इसके तहत वो मदद करी थी। और ऋषिकेश मुखर्जी ने भी काफ़ी मदद करी थी, वो भी अपना गुरु मानते थे। तो इस तरह वो फिल्म कंप्लीट हुई। और मैं आपको बता रहा था कि जैसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर रहते थे, तो काफ़ी उनका मिसयूज़ भी किया गया और बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, फ्री में कर दो, ही करवाएं। और कई फिल्मों में 80s की फिल्मों में इस तरह से। धर्मेंद्र जी की आपने एक हीरोइन प्रधान फिल्मों के साथ में
जो चर्चा करी वो बात रखी, उसके बाद उनकी एक्शन फिल्म्स की बातें हमने करी। मैं चाहूँगा कि हास्य फिल्मों को लेकर भी हम कुछ बात करें। हालांकि आपने बीच में कुछ बातें रखी हैं शोले में, जैसे जो उनके हास्य का जो एक किरदार था वो भी आपने रखा है, लेकिन जो प्योरली चुपके की अगर मैं बात करूं, या और भी इस तरह की कुछ और फिल्म हो जिसमें उन्होंने एक अलग रूप से अपने आप को एक हास्य अभिनेता के साथ भी स्थापित किया है। जी, काफ़ी फिल्में हैं और काफ़ी फिल्मों में उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत शानदार था। चुपके तो खैर उसमें एक कोहिनूर है, और एक और फिल्म आती है उनकी अनीता राज के साथ, नौकर बीबी। तो उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो गजब की है। मतलब उसमें कोई ऐसे लंबे डायलॉग नहीं है, छोटे डायलॉग में उसमें वो जस्ट पॉज लेते हैं या ट्विस्ट करते हैं वर्ड्स को जिस तरह से, तो वो अंदाज, मतलब मेरा ये कहना है कि सबसे महान अभिनेता मानते हैं हम लोग चार्ली चैपलिन को, और उन्होंने सारे कॉमिक रोल किए हैं। तो अगर आप अच्छे अभिनेता नहीं हैं तो आपकी कॉमिक टाइमिंग हो ही नहीं सकती। टाइमिंग तो हर चीज़ में है, सीरियस रोल में भी हमने सत्यकाम में देखा, या आप अनुपमा में देखिए, तो वो आपको लगे संजीदा एक कलाकार, संजीदा कैरेक्टर उन्होंने निभाए। कॉमिक कैरेक्टर जैसे चुपके है, शोले है, या आपकी नौकर बीबी का है, तो वो सारी चीज़ें शानदार हैं। तो मेरे ख्याल से वो बोलते थे कि मैं मुंह बना के नहीं बैठे रह सकता हूँ, मेथड एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ एक प्रचार प्रसार भी ज़्यादा होता है, और वो प्रचार प्रसार से दूर थे, तो इसीलिए उनके कामों की उस तरह से चर्चा नहीं होती है। लेकिन अगर कोई फिल्म हिस्टोरियन है सही में, तो उनके काम को देखेगा तो उस काम को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा, और उनके जो क्रिटिक्स उनके प्रति अनुदार रहे, तो ये अगर फिल्में देखें लोग, मेरे ख्याल से उसके अलावा आप धर्मेंद्र के अलावा किसी को तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो ये उनकी छाप रही है, ये उनकी मतलब दृढ़ता है, काम के प्रति समर्पण है। वो हमेशा अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म जो मीडिया में आप कितना भी अच्छा शॉट दो, अगर डायरेक्टर ने वो शॉट फिल्म से निकाल दिया है तो उसका क्या इम्पैक्ट। तो मेरा ख्याल है कि धर्म जी को अच्छे डायरेक्टर भी मिले और अच्छे रोल भी करे, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। गांव का एक सीधा साधा आदमी वो हमेशा बनाना, और अपनी लेटर्स ईयर्स में भी वो अपने फार्म हाउस में चले जाते थे, और कई वीडियोस हमने देखे उनके इंस्टा पे और इस पे। तो वो एक मिट्टी का आदमी था, मिट्टी में जरूर मिल गया है, लेकिन उसकी यादें, उसके काम की खुशबू और उसकी महक हमेशा बनी रहेगी। क्या खूब आपने कहा सिसोदिया साहब। अब हमारे साथ धर्म जी नहीं है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके काम से उनकी खुशबू हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। मैं आज बहुत फख्र के साथ ये कह सकता हूँ, एक गांव से निकला हुआ और लगातार 65 साल तक भारत में 300 से ज़्यादा फिल्म करने वाला, उसमें भी 95 फिल्म से ज़्यादा गोल्डन जुबली बनाने वाला धर्म साहब हमेशा हमारे साथ, उनकी फिल्मों के साथ, उनकी यादों के साथ बने रहेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए सिसोदिया साहब बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।